हम्म। देखिए, लेफ्ट और राइट जॉइन को पहचानने का जो तरीका है वो आसान सा ये है कि लेफ्ट के लेफ्ट में जो लिखा होगा वही उसके लेफ्ट टेबल है, या फ्रॉम के बाद आप समझो तो वो लेफ्ट टेबल ही है। लेफ्ट जॉइन लगाने से होता क्या है, मैं आपको थोड़ा एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। याद है वेन डायग्राम कुछ ऐसा, T1 और T2? तो याद होगा आप लोगों को, लेफ्ट जॉइन कहता है कि लेफ्ट वाली टेबल का तो पूरा पार्ट और लेफ्ट राइट वाली टेबल का वो पार्ट जो मैच करता है। याद है कुछ ऐसा? सेम यहां पर भी वही होगा जब आप ये क्वेरी रन करेंगे। आपको लेफ्ट वाली टेबल में तो कस्टमर्स हैं, तो इसका मतलब है वो लेफ्ट वाली टेबल से, मतलब कस्टमर टेबल से सारे कस्टमर्स उठाकर ले आएगा, भले ही वो मैच करे चाहे ना करे। बट राइट वाली टेबल से वो पार्ट लेकर आएगा जो मैच करता है। एग्जांपल लेते हैं कि भाई ऐसा भी तो होगा ना कि किसी कस्टमर ने पेमेंट ही ना किया हो, तो आपको वो कस्टमर्स भी दिखाई देंगे इस तरफ जिन्होंने पेमेंट कर दिया होगा, और वो कस्टमर्स भी आएगा एक ऐसा जिसने पेमेंट नहीं किया होगा। रन करके चेक करो, आपको दिखाई देगा। ना ला रहे? अरे ऐसे कैसे? एक सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड। कोई नहीं, कोई नहीं। बट तो नहीं है, चलेगा यही। एक सेकेंड। लेफ्ट ज्वाइन। अच्छा, इस कस्टमर नेम लिखो। अब नेम लिखना, तब आप ज्यादा क्लियरिटी। अब ठीक है। हम्म। आपको अब कुछ ऐसा आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। आपको वो कस्टमर्स भी दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, और बीच बीच में कहीं नल भी आ रहा होगा, जैसे इससे पहले में भी नल आ रहा था। तो वो नल आपको यही बता रहा है कि वो भी कस्टमर्स है हमारे पास जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है। बात समझ पा रहे हो? तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, कि नल से भी निकाल सकते हो जिससे सिर्फ नल वाली वैल्यूज आएंगी, बट लेफ्ट वाली टेबल से लेफ्ट वाली टेबल का पूरा पार्ट आएगा और राइट वाली टेबल का कॉमन पार्ट आएगा, बाकी जगह नल हो जाएगा। सेम इसी का अपोजिट किसके साथ होता है? राइट टेबल के साथ। बात समझ पा रहे हो? कर लोगे ना राइट अपोजिट टेबल? एक और सीखते हैं छोटा सा। जब आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि यू हैव टू बी फैच ऑल द कस्टमर्स, कभी ये वर्ड्स ना रहे ना आपके क्वेश्चन में ऑल कस्टमर्स, तो ऑल कस्टमर्स में हमेशा लेफ्ट ही लगाना, सबसे आसान तरीका है। ऑल ऑर्डर्स आ जाएं, ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएं, कभी भी सारे प्रोडक्ट सारे कस्टमर्स लेफ्ट लगाए, दोनों सेम रहे, बस इधर उधर रखना है। आपके ऊपर है बिल्कुल, आपकी चॉइस है। आप राइट लेफ्ट में रख रहे हो राइट में रख रहे हो, आपकी चॉइस है वो। जनरली लेफ्ट। एक और सीख लेते हैं इसके साथ साथ, ये बहुत रेयरली ही कहीं देखने को मिलेगा आपको। हम्म, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट मार रहा हूँ। बस मैं इस बार चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर राइट। ठीक है, समझना। हमारे पास एक होता है फुल आउटर ज्वाइन या फुल क्रॉस ज्वाइन भी आप बोलते हैं। पाइथन सॉरी, एसक्यूएल के अंदर इस वाले में हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिस या ऑपरेटर नहीं है जिससे हम यूज कर पाए, तो हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं यूनियन। इन दोनों के बीच में यूनियन यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। अब ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है, इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे भी नहीं पता। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखा है, इसका आउटपुट आपके पास कुछ ऐसा आएगा।
ठीक है, कुछ ऐसा आएगा सेम। बट एक छोटा सा एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। दो टेबल है, दोनों टेबल को पूरा का पूरा ज्वाइन करना है आपको। तब आप, इसमें डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, एसक्यूएल सर्वर में शायद मिलता है। तो आपने क्या किया, पहले लेफ्ट वाला पार्ट निकाला, राइट वाला पार्ट निकाला, और दोनों को बीच में यूनियन कर दिया। तो इसी को हम इस तरीके से बनाते हैं फुल आउटर ज्वाइन। ये बहुत रेयरली ही यूज होता है, बहुत रेयर। हाँ, डुप्लीकेसी हो जाती है इसके अंदर। वैसे बहुत रेयरली डुप्लीकेसी होती है, बट हाँ होती है। चलिए अब कुछ नया सीखे। ज्वाइन पे थोड़ा बहुत आइडिया लगा। इसमें नहीं, हमारे फिर आपको माइनस से करना पड़ेगा। इसमें फिर एंटी, जैसे ना एक्सेल के अंदर होता है लेफ्ट एंटी ज्वाइन और राइट एंटी ज्वाइन होता है, यहाँ नहीं होता हमारे पास। इसमें हमारे पास चॉइस है। लंबा है प्रोसेस कुछ। चले अब कुछ एक नया टॉपिक सीखे, छोटा सा, आसान सा। न्यूरल होता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। आपके पास एक एक्सेप्ट भी है, एनी भी है, ऑल भी है, बहुत सारे हैं। चलो एक छोटा सा पार्ट सीखते हैं। एक, अब टॉपिक समझना, बहुत बेसिक सा टॉपिक है ये। एक क्वेरी लिख रहा हूँ। यही वाली क्वेरी लेते हैं जो अभी हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, ये वाली। इसी क्वेरी को लिख रहा हूँ मैं। समझना, अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो आउटपुट है वो आपको नीचे की तरफ दिखाई तो दे रहा है, बट कहीं पर भी स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको स्टोर कराना है। बट ध्यान रखिएगा, वो एक्चुअली में स्टोर नहीं होता है। हो जाएगा सही। टीवी बहुत बढ़िया। चलो, टॉपिक का नाम है व्यूज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। व्यूज के लिए एक वर्ड याद रखिएगा छोटा सा, वर्चुअल टेबल। इंटरव्यू के लिए याद रखना, वर्चुअल टेबल। लेफ्ट या राइट लगाओगे ना भाई, इनर जॉइन क्यों बन जाएगा? इनर जॉइन तो कॉमन निकाल के देता है ना भाई, वो लेफ्ट वाली टेबल का ही पूरा पार्ट निकाल रहा है, राइट वाली टेबल का ही पूरा पार्ट निकाल रहा है। हाँ, लॉजिक बनना चाहिए बस, लगा तो दो बट लॉजिक बनना चाहिए उसका। समझ रहे हो ना? बस उतना ध्यान रखना, आउटपुट आ जाता है, ऐसा नहीं है, आ जाता है। चलो, वर्चुअल टेबल को समझने की कोशिश करना। इसका फायदा क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। वर्ड याद रखना, वर्चुअल टेबल बनाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने ये वाली क्वेरी रन की, सपोज करो, ठीक है, ये क्वेरी हमने रन की और इसका आउटपुट हमारे पास ये जनरेट हो गया। अब आपसे अगर किसी ने ये कह दिया कि ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है, इसी में से कुछ फैच करके लाइए, फिर क्या करोगे? फिर इसके अंदर वेयर लगाओगे? बार बार करना पड़ेगा फिर तो हर बार। हम्म अरे हैविंग हैविंग लगता है भाई एग्रीगेट फंक्शन के साथ। चलो, हैविंग वाला टॉपिक अभी है ही नहीं भाई, छोड़ दो भाई। हैविंग पे कहाँ पहुंच गए? अब देखो, ये जो आउटपुट आ रहा है, इसको मुझे स्टोर कराना है। स्टोर कराने के लिए ये काइंड ऑफ एक टेबल बनती है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल टेबल। वो एक रियल टेबल आपके डेटा का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, बनाते कैसे हैं? बहुत बेसिक सी लाइन है, छोटी सी एक लाइन है। ये जो सेलेक्ट की क्वेरी आपने लिखी है, इसी से पहले बस आप लिख दोगे क्रिएट व्यू, और आपके व्यू का नाम। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, कस्टमर्स एड, बस इतना ही। सेलेक्ट की क्वेरी से पहले आपने क्या किया, बस एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, और एज। एज करके पूरी क्वेरी आपने लिख दी। ठीक है, रन करते हैं इसको, रन करो इसको।
जैसे ही आपने इसको रन किया होगा, ठीक है, आउटपुट तो कुछ नहीं दिखाई दिया हमको, ठीक है ना, एरर आई, एरर थोड़ी ना आई क्या? हाँ, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट यहां पर स्कीमाज में रिफ्रेश का एक बटन है, रिफ्रेश पे क्लिक करिए। मेरे पास एरर आ रही है क्या कोई? मेरे पास भी आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नीचे एरर आ रही होगी भाई। अच्छा, एक सेकंड। हम्म, हम्म, ठीक है। C2 डॉट कस्टमर नेम हटा देना प्लान के लिए, वो नाम चेंज करना पड़ेगा वरना आपको। या चल, चेक करो आया होगा, ऐड करके नाम रखा है कुछ? हाँ, नाम रखा है ना? नहीं आएगा एरर। आपने यहाँ पर क्या लिया है वो बताओ। यहाँ पर सी, ये लिया है C2 डॉट कस्टमर। तो आपने उस पर चलाया भाई, मेरी टेबल अलग है। हाँ, उस, वही बोल रहा हूँ भाई, जिस पे हमने चलाया उस पे एरर आ रही होगी। मैं बताता हूँ एरर क्यों आ रही है। एक चीज समझने की कोशिश करना, क्यों एरर आ रही थी अभी। C1 डॉट कस्टमर नेम, C2 डॉट कस्टमर नेम। जब एक टेबल बनती है तो कॉलम का नाम तो एक ही बार बनेगा, ठीक है। तो व्यू उसको बनाने की कोशिश कर रहा होगा और उसे मिल रहा होगा कस्टमर नेम यहाँ पर भी है, कस्टमर नेम यहाँ पर भी है, तो डुप्लीकेट की एरर आ रही है। बात समझ पाए? तो एज करके भले ही उसका नाम चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं कर देता हूँ, चलो इसी में, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ एज फर्स्ट कस्टमर, और इसको रख देता हूँ एज सेकंड कस्टमर, ताकि दिखाई दे एज सेकंड कस्टमर। ठीक है, वो एरर नहीं आएगी अब। व्यू का नाम भी चेंज कर लेना। उसके अंदर आपको टेबल्स दिखाई, व्यूज दिखाई दे रहे होंगे जो आपने बनाए हैं, ठीक है। अब समझना, फिर से समझना। मैंने एक सेलेक्ट किया, रन किया, और व्यू के अंदर मेरे पास यहां पर बन गए, ठीक है, एक बन गया मेरे पास। अब ये आपके लिए काइंड ऑफ एक वर्चुअल टेबल बन चुकी है। वर्चुअल टेबल बनने का मतलब है ये आपके डेटा का कोई पार्ट नहीं है। अब अगर मुझे इसके अंदर से डेटा फैच करना है, या कोई भी कंडीशन लगानी है, कोई भी वेयर की कंडीशन लगानी है, एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेलेक्ट स्टार, या स्टार छोड़ो, चलो स्टार ही लगा लेते हैं, स्टार फ्रॉम, और हमारे व्यू का नाम, लिमिट मैं 10 ले लेता हूं। अब ये डेटा आपको दिखाई देगा, वो इस वाले टेबल से फैच करके दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हो कैसे चल रहा है? अब आपको इस पे कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो भी डेटा फैच करना है फिर से आप इस सेलेक्ट की क्वेरी पे चला सकते हो। इवन ज्वाइन भी कर सकते हो दूसरी टेबल के साथ। पूछे डाउट नहीं समझ में आया तो? जी। मर्जी है आपकी। हाँ, कॉलम का नाम बन तो क्या, देखो नीचे आउटपुट में। हाँ, नहीं, एज में क्वेरी होती है, एज के बाद पूरी क्वेरी। चलो मैं समझाता हूँ एक बार फिर से, एक बार समराइज कर लेते हैं छोटा सा। ये हमारे पास ये क्वेरी थी, इस क्वेरी को हमें स्टोर कराना था, तो हमने क्या किया, एक व्यू बनाया,
व्यू का नाम जो भी आपने रखा, तो उसने क्या किया, इसका जो भी आउटपुट था वो सारा का सारा आउटपुट इस व्यू के अंदर स्टोर करा दिया। और वो आपके लिए क्या हो गई, एक काइंड ऑफ वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल से फैच करने के लिए सिंपल वही क्वेरी आप लिखते हो जो आप पहले से लिखते आ रहे हो। बात समझ पा रहे हो? इससे फायदा क्या है कि आपको ये क्वेरी बार बार प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपल यहीं से निकाल सकते हो सारा डेटा। वेयर की कंडीशन आपने डाल दी यहीं पे, या कुछ भी कर सकते हो। तो व्यू बनाने का सिंपल सा एक तरीका यही है। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। अब आपकी एक क्वेरी बहुत बड़ी होगी सपोज करो, उस क्वेरी को आप बार बार रन करने से अच्छा एक व्यू बनाया, स्टोर कराया, उसमें से फैच कराया। बात समझ पाए? इसमें और कुछ नहीं है, इसमें इतना ही होता है। हाँ, एक काम ये कर सकते हो, वो जो व्यू बना है या कोई और टेबल है आपके पास, अगर उस व्यू में कोई एक ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की है या फॉरेन की आपने लिया है, तो फिर आप दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन भी कर सकते हो। ये भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो, ये आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके डेटा का पार्ट नहीं है, ये वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल टेबल सिर्फ आपके डेटा का जो आउटपुट है उसको स्टोर कराता है, क्वेरी का डेटा का एक्सपोर्ट कराता है। काम टेबल वाले करेगा। बिल्कुल। नहीं, एड्रेस कहीं नहीं होगा, सिर्फ व्यूज में दिखाई देगा। मेमोरी में मतलब, व्यूज में स्टोर होता है, व्यूज का अलग से एक पार्ट है। जैसे हर एक डेटाबेस ना अपने आप,